Exercise 3.1. Question number 6. Find the values of x, y and z. Find the values of x, y and z from the following equations. नीचे equations लिखे हुए हैं, वहां से आपको x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये मैट्रिक्स के इक्वेशन है, तो इसमें 3 पार्ट है, 1 बाय 1 देखते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट देखो, इसका पार्ट फर्स्ट, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 4 3 x 5 इज इक्वल टू, सेम ऑर्डर का दूसरा मैट्रिक्स है y z 1 5। ठीक है, देखिए ये इक्वेशन है। इक्वेशन इसलिए कि दो साइड है इसके अंदर, है ना, और दोनों मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे हुए थे। ये एक इक्वेशन, यहाँ से आपको ये जो वेरिएबल एक्स वाई जेड दिख रहे हैं, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये भी मैट्रिक्स और ये भी मैट्रिक्स है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो अपन यहाँ पर इसकी इक्वालिटी का यूज करेंगे। और मैट्राइसेस की इक्वालिटी कब पॉसिबल है? जब उनका ऑर्डर सेम होना, ऑर्डर सेम हो। तो इसका ऑर्डर देखो आप, फर्स्ट सेकंड, 2 रोज है और 1 2 कॉलम्स है, 2 रोज 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 बाय 2। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, ये भी 2 बाय 2 है, 2 रोज है और 2 कॉलम है। दोनों मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर सेम है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अपन इक्वल लिख सकते हैं बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। आपको इसका ऑर्डर चेक कर लेते, ऑर्डर इक्वल है, सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की इक्वालिटी से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रख दो। ये 4 है, 4 के करस्पॉन्ड्स क्या दिख रहा है आपको? तो y इज इक्वल टू 4 लिख सकते हो। y इज इक्वल टू, y की वैल्यू तो आ गई अपनी। उसके बाद ये 3 है, 3 के इक्वल z, तो z इज इक्वल टू 3 बोल सकते हैं। उसके बाद ये x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, और एक एलिमेंट और बच गया आपका 5 इज इक्वल टू 5। सही है, ये सही रहना चाहिए, हमेशा सही रहेगा। जैसे अब यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 5 आया, मतलब ये ठीक है। कभी गलती से यहाँ पे 6 लिखा आ जाता है तो ये सही नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी इसके अंदर। 5 इज इक्वल टू 6 पॉसिबल ही नहीं। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमेशा इक्वल ही होते, तो अपने को इसकी जरूरत ही नहीं है 5 इज इक्वल टू 5 की, लेकिन देख लेंगे 5 इज इक्वल टू 5। बस ये तीनों वैल्यू आ गई आपकी, यही आपके आंसर्स हो गए। y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3 और x की वैल्यू, आप चाहे तो उसको सीक्वेंस में लिख दो x y z की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, यहाँ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का हमने यूज किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रख दिए। कब? जब उसका ऑर्डर सेम। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सेकंड, x प्लस वाई 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स 6 2 5 8। यहाँ से भी हमको एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करो। 1 2 रोज है, 1 2 कॉलम से, 2 बाय 2 का ये भी है और 2 बाय 2 का ये भी है। लिख देते हैं हम 2 बाय 2 और इसको भी लिख दो 2 बाय। अब बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से कंपेयर करो। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको इक्वल रखना है। x प्लस वाई एक एलिमेंट है, इसके करस्पॉन्ड्स क्या है? 6, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकली अपनी x या y की, तो इसको एक इक्वेशन दे। फिर सेकंड एलिमेंट देखो, 2 इज इक्वल टू 2 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, देख लो आप, उसको लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ देखो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इसको देखो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से z की वैल्यू निकल सकती थी, इसको इक्वेशन देने की जरूरत नहीं, यहाँ से z की वैल्यू निकाल। ये 5 से 5 कैंसल्ड हो गया, या इधर शिफ्ट करेंगे तो -5, इधर क्या बचेगा? 0। तो z इज इक्वल टू, व्हिच इंप्लाइज z इज इक्वल टू, ये एक आंसर आ गया, इसकी वैल्यू निकल। नेक्स्ट एलिमेंट अपना है xy इज इक्वल टू 8।
इसको भी कंपेयर कर लो, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू, तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो एक जेड की वैल्यू निकल गई, अब एक्स और वाई की चाहिए। तो ये जेड का तो इनसे इससे कोई लेना देना ही नहीं है दोनों से, तो अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं इसी को थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ से एक्स वाई इजिकल टू 8 है अपने पास में, तो किसी एक की वैल्यू निकाल लो। आप चाहे तो एक्स की वैल्यू निकाल लो, आप चाहे तो वाई की वैल्यू निकाल लो। तो इम्प्लाइज एक्स इजिकल टू 8 अपॉन वाई, मैंने एक्स की निकाला, आप चाहे तो वाई की निकाल लो। इसको एक इक्वेशन दे देता हूँ सेकंड नंबर का। जब अपने पास में y की वैल्यू आ जाएगी तो उस y की वैल्यू को अपन यहाँ रख देंगे, तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब x इज इक्वल टू 8 अपॉन वाई अपने पास में, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 8 अपॉन वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे y अपॉन 8 रख दो आप, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दिया है x की। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने के लिए y नीचे दिख रहा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, या फिर y का मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ पे y का मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे का y हटाने के लिए। y का मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 6 वाई हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने ये नीचे का y हटाने के लिए दोनों साइड में y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 8 हो गया, इसका y कैंसिल हो गया, यहाँ पर y स्क्वायर हो गया और ये 6 वाई हो गया। आपको ऐसा नहीं करना, तो आप y एलसीएम ले लेते हैं ऐसा और फिर सॉल्व करते हैं। मैंने एक स्टेप बचा लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है एलसीएम लेने के बाद, तो मैंने ऐसा कर दिया। आपको वैसा करना वैसा करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे आप एलसीएम लेते वाई इक्वल टू, है ना, वाई नीचे आता आपका, यहाँ पे वाई लिखते ना आप, ये ऐसा वाई लिख देते हैं यहाँ पे, और ये वाई से डिवाइड करते वन टाइम, यहाँ 8 आता, प्लस वाई के अपॉन में 1 है, डिवाइड करते वाई, तो ये वाई स्क्वायर हो जाता है इक्वल टू 6, फिर ये वाई का क्रॉस मल्टीप्लाई करते। तो मैंने डायरेक्ट ये नीचे वाई देखा, तो वाई का दोनों साइड मल्टीप्लाई करते, एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करिए जो आपको आसान पड़े। आप 6y को इधर शिफ्ट कर लो, विच एम्प्लाइज प्लस 6y को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 6y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर 2 आ गई, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया, x के प्लेस पे y। तो अब आपको इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो चलिए -6y को यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ऐसा दो पार्ट में आपको स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट और लास्ट दोनों के प्रोडक्ट, मतलब 8y स्क्वायर होना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस करने पर -6y। अब देखो इसका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, लेकिन सम इसका नेगेटिव दिख रहा है -6y, तो आपको दोनों नंबर को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो दो नेगेटिव नंबर ऐसे बताओ जिसका मल्टीप्लाई करने पर 8y स्क्वायर हो जाए और प्लस करने पर -6y। वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखो चेक करके, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8y स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, दोनों को प्लस करेंगे तो -6। ये -4y को आप पहले -2y को बाद में लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 8 को यहाँ पे देखा तो 4 को यहाँ लिख दिया, आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब दो में से आप कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से y कॉमन निकाले आपने तो y -2 बच जाएगा, -4 कॉमन निकाल लेते हैं तो y -2 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। आपको पता है दोनों ब्रैकेट में एक जैसी क्वांटिटी बचती है, ये y -2 का फैक्टर कॉमन निकाल लो, y -2 आपने कॉमन निकाले तो यहाँ बचा y और ये -4 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर y -2 इज इक्वल टू 0 और y -4 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू -2 को शिफ्ट करेंगे तो +2 और y इज इक्वल टू 4। y की एक वैल्यू 2 आ गई और y की एक वैल्यू 4 आ गई, y की दो वैल्यू आ रही। अब जब y की दो वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो x की भी दो वैल्यू आएगी, अब z की तो 0 ही है। तो रखो इसको फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में अपन x इज इक्वल टू 8 अपॉन y की वैल्यू पहले 2 रख दो, 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा।
ना, कैंसिल हो जाएगा से 4 टाइम, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया आपका। एक आंसर आ गया आपका x इज इक्वल टू 4। कब आया? जब आपने y की वैल्यू 2 रखी और x इज इक्वल टू 8 अपॉन, अब y की वैल्यू आप 4 रखते हो, 4 रखेंगे तो 4 टू जा 8, ये 2 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 2। है ना? तो देखो x की 2 वैल्यू आ गई, जब y2 था तो x4 आया, जब y4 था तो x2 आया। तो कितनी वैल्यू हो गई आपकी? x और y की 2 वैल्यू हो गई और z की वैल्यू 0 है। तो ऐसे आप x y z की वैल्यू निकाल, ठीक है। चलो तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, सबसे पहले x इज इक्वल टू कितना, 4 ले लेते हैं, है ना, ये 4। तो y इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू 4 कब आया? जब y इज इक्वल टू 2 ली, ये ध्यान से लिखना है, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू कितना, g। और x इज इक्वल टू जब 2 था, x इज इक्वल टू 2 था तो y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 0। ये इसके आंसर्स हो गए। ऐसे आप चाहे तो लिख सकते हो और नहीं भी लिखे तो ये सॉल्व तो कर ही दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट वही है। एक मैट्रिक्स है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 5 7। तो यहाँ से भी आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो इसका ऑर्डर देखो क्या है, तो 1 2 3 रोज है और कॉलम कितने हैं, 1 है। ये है 3/1 का मैट्रिक्स और इधर देखो, इधर का भी आपका 3/1 का है। दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए, उसकी इक्वालिटी के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देख लो आप ऑर्डर सेम है, तो नाउ यू कैन कंपेयर देम। So by equality of matrices, मैट्राइसेस की इक्वालिटी से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। यहां से कोई वैल्यू नहीं निकल रही अपनी अभी, इसको एक इक्वेशन दे दो। फर्स्ट x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इसको भी एक इक्वेशन दे दो। और एक है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इसको दे दो थर्ड। अब देखिए ये 3 इक्वेशन आपके पास में है। अब इसको कैसा भी सॉल्व करो आप, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है और फर्स्ट वाले में 3 है, तो x प्लस जेड की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख देता हूँ, तो एक वैल्यू निकल जाएगी। फिर यहाँ पे y प्लस जेड की वैल्यू अपने पास में, y प्लस जेड की फर्स्ट वाले में डायरेक्ट रख देंगे तो आपकी बचे वाले की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में किसकी वैल्यू x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, तो ये x और z को छोड़ दो, इसके प्लस में 5 लिख देंगे और ये क्या बच रहा है y, ये क्या हो जाएगा y प्लस x प्लस जेड की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 9। देखना सही रखना चाहिए, x प्लस जेड को 5 लिख दिया और y को ऐसे रख दिया, इज इक्वल टू 9। ये 5 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 करेंगे तो 4, ये एक आंसर आ गया, y इज इक्वल टू 4। अब ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड को ले लेते तो y प्लस जेड के प्लेस पे, ये y प्लस जेड के प्लेस पे 7 रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से किसकी वैल्यू रखना है अपने को, y प्लस जेड की, यहाँ x बच्चा है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7 इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। कौन कौन सी वैल्यू आ गई अपने पास, एक x की आ गई, एक y की आ गई, z की बच गई। कोई भी एक इक्वेशन में रख दो आप, जिसमें चाहे उसमें। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड छोटा दिख रहा है उसमें रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड किसकी वैल्यू चाहिए अपने को, z की चाहिए ना, तो ये क्या है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, अपने पास में x की वैल्यू है ये वाली, तो यहाँ रख देते हैं, ये x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये x की वैल्यू कितनी है 2 और z को ऐसी रहने दो इज इक्वल टू 5, 2 को उधर शिफ्ट कर लो तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 विच एम्प्लाइज z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना होगा 3।
एक्स वाई जेड की वैल्यू। कैसा भी सॉल्व करो आप, कोई भी इक्वेशन में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपको सही वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ऐसे आप मैट्रिक्स के जो इक्वेशन दिख रहा है, आपको दिख रहा है कैसे इक्वेशन, कोई मतलब की बात नहीं है ऐसे क्वेश्चन की, लेकिन वो आप है क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। ये कभी एक नंबर के क्वेश्चन में सब पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशंस। अब ए बी सी डी की वैल्यू निकालें जैसा अभी निकाले। चलिए देखिए इसी को, तो इसका ऑर्डर देखो, 1 फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, और कॉलम कितने हैं 1, तो ये 2/2 का है, और इधर का भी आपका 2/2 का है, 2/2 का, बीच में इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है? तो बाय इक्वलिटी आपको मैट्रिसेस से दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस करो कंपेयर, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। यहाँ से भी वैल्यू नहीं निकल रही अपनी किसी की, तो इक्वेशन दे दो, इसको दे दिया मैंने फर्स्ट। उसके बाद 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, यहाँ से भी वैल्यू नहीं निकल रही, इसको इक्वेशन सेकंड। उसके बाद 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, देखो जीरो कैसा बनाया वहां बुक में, जीरो देखो सही बनाया, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ से वैल्यू निकल रही, इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। और एक लास्ट है आपका 3c प्लस डी इज इक्वल टू 30, एंड 3c प्लस डी इज इक्वल टू 30। अब तो आराम से जैसा आपको सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करो। अब इसमें ध्यान से देखो, दो इक्वेशन ए बी वाले हैं, कौन कौन से, एक है आपका फर्स्ट वाला ए और बी में है, और थर्ड वाला ए और बी में। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखो फर्स्ट में माइनस बी दिख रहा, इसमें भी माइनस बी दिख रहा, तो थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर देते तो एक बी का साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल होगी एक वैल्यू, और एक वैल्यू अगर अपने पास में आ जाए तो अपन बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते। तो क्या कर लेते हैं, फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर, है ना, तो ये माइनस बी है, ये वाला माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा माइनस बी प्लस बी, और एक ही वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन थर्ड, क्यों कर रहा हूं मैं, माइनस बी है अपने को, प्लस बी आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस करते तो इसका लेफ्ट साइड लिखते ए माइनस बी, और इसके लेफ्ट साइड को माइनस कर देते तो साइन चेंज हो जाएगा, -2a और प्लस बी लिखते, -2a प्लस बी इज इक्वल टू, ये -1 है एज इट इज, और ये 0 को माइनस करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, वो 0 ही रहेगा, वो -1 ही रहेगा, है ना। चलिए इसको सॉल्व करो, ये नेगेटिव बी पॉजिटिव बी कैंसल्ड, ये a -2a कितना हो गया, -a हो गया, हो गया -a इज इक्वल टू -1, दोनों साइड -1 का इंटू कर लो, या माइनस साइन को कैंसिल कर तो a इज इक्वल टू 1, ये एक आंसर आ गया। अब a की वैल्यू को अपन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं तो b की आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो, a के प्लेस पे 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1 इज 1, और ये -1 को इधर शिफ्ट कर लो तो +1, और माइनस बी को इधर शिफ्ट कर लो तो +b, ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2। ऐसा भी करो आप। अब a और b की वैल्यू आ गई, यहाँ पे इस इक्वेशन में a की वैल्यू रख देते हैं तो c की वैल्यू आ जाएगी ना सेकेंड में। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो क्या है ये, 2a प्लस सी है, तो 2 और a की वैल्यू कितनी आई है अपने पास में, 1 आई, प्लस सी इज इक्वल टू 5। यहाँ पे मैंने a की वैल्यू रख दिया है कितनी, इसको सॉल्व कर लो, तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 को शिफ्ट कर लो तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, विच एम्प्लाइज c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 होगा। a भी आ गया, b भी आ गया, c, अब d बचा, तो यहाँ पे c की वैल्यू रख देते हैं थर्ड वाले में, c की वैल्यू में यहाँ रख देता हूँ तो d की आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ
रख दो 4 इक्वेशन में। 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस डी इज इक्वल टू 30। ध्यान से वैल्यू रखना, सॉल्व कर लो इसको। 3 3 जा 9 प्लस डी इज इक्वल टू 30। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 9 4। डी इज इक्वल टू 4। आगे एबीसीडी की वैल्यू सही आई है, देखना नहीं तो करते करते कहीं कुछ गड़बड़ माइनस कर से आंसर गलत आ रहा पता चला आपको माइनस कर। तो ऐसे आप एबीसीडी की वैल्यू निकाल, कैसा भी करिए आप, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैट्रिक्स ए आई जे के बारे में मालूम है आपको, ये एलिमेंट है A11 A12 ऐसा, ये m बाय n का मैट्रिक्स है ना, m बाय n, m रोज है इसके अंदर n कॉलम्स है, इज द स्क्वायर मैट्रिक्स F। ये वाला जो मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कब होगा, ये 4 ऑप्शंस की आपको पता है, 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से कौन सा करेक्ट है आपको पता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का इक्वल होना जरूरी, तो m बाय n है, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, जैसे m3 है तो n भी आपके 3 होना चाहिए, m4 है तो n भी 4 होना चाहिए, तो कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए जैसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, ये जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसके, उस कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट बेस्ड था, आपको ऐसा भी लिखने की जरूरत है, तो मैंने ऐसे लिखा मेरा पेज खाली जा रहा, आपको खाली टिक कर, और ये सही टिक हो गया आपसे, कि कैसे टिक हो गया, ये आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल। हालांकि इतना आसान क्वेश्चन पूछा नहीं जाता एग्जामिनेशन में, लेकिन ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, तो एक्स और वाई की कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बनाती है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो अपने को सेम दिख रहा है, ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का है, दोनों को इक्वल रख के हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स और वाई की वैल्यू सब जगह से करेक्ट आना चाहिए, जैसे 5 इज इक्वल टू 5 आया। अब पता चला कि कहीं ऐसा हो रहा है कि एक्स की वैल्यू एक जगह से अपन ने निकाले तो 1/3 आई, और एक जगह से निकाल रहे तो -3 आ रही, तो 2 वैल्यू नहीं हो सकती उसकी, एक्स की तो एक ही वैल्यू होना चाहिए। हाँ, वो एक केस अभी चला गया कि जब वाई की 2 वैल्यू थी तो एक्स की वैल्यू 2 थी तो वाई की 4 आई थी, वाई की 4 थी तो एक्स की 2 आई थी, वो एक अलग बात है। लेकिन अब इसमें कुछ वैल्यू अलग अलग आ जाएगी, एक्स की 2 वैल्यू आ जाएगी या वाई की 2 वैल्यू आ जाएगी, तो वो सोल्यूशन उसका पॉसिबल नहीं है। देख लेते हैं इसको, तो मैं दोनों मैट्रिक्स को लिखता हूँ। एक है आपका 3x + 7 और ये y + 1, ये 5 2 - 3x, ये तो एक मैट्रिक्स आपको गिवन है। इसी के इक्वल में दूसरा मैट्रिक्स ले लेता हूँ क्योंकि उनका ऑर्डर सेम है, 0 8 और y -2 और ये दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बोल दिया उसने, बोल दिया ना मैट्रिक्स इक्वल दी है। तो अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस लगाए अगर अपन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x + 7 इज इक्वल टू 3। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से दोनों को अपन ने कंपेयर कर, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, अपन तो निकाल लो। 3x इज इक्वल टू -7, तो x इज इक्वल टू क्या -7/3, ये x की एक वैल्यू आई है, ठीक है। ये 5 इज इक्वल टू y -2 रख देते हैं, 5 इज इक्वल टू y -2, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 -2 को इधर शिफ्ट कर लो तो +2 हो जाएगा इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 5 + 2 7, एक वैल्यू y की भी आ गई 7। सब जगह से आपकी वैल्यू आना चाहिए, सब जगह, ऐसा नहीं कि आपने 2 जगह से वैल्यू निकाली और फट से टिक कर दी, ऐसा नहीं करना है। पूरा कंपेयर करके फिर देखेंगे अपन की वैल्यू सही है कि नहीं। y + 1 इज इक्वल टू 8, y + 1 इज इक्वल टू 8, यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू 1 को शिफ्ट करेंगे तो 7 हो जाएगी 7, मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। अब एक और बचा है, उसको भी ले लो, 2 - 3x इज इक्वल टू 4, एंड क्या 2 - 3x इज इक्वल टू 4,
यहां से x की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, ये 2 - 4 = 3x। ये क्या हो जाएगा, 2 - 4 तो -2 हो जाएगा = 3x। x कितना आ जाएगा, x -2/3 आ जाएगा। तो अब देखो भाई, अपने चारों चीजें सॉल्व करें। y की तो वैल्यू ठीक आ रही है, दोनों जगह से 7 है, इसमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन अब x की वैल्यू -7/3 आ रही है और x की वैल्यू -2/3 आ रही है। तो कौन सी वाली वैल्यू अच्छी लग रही है आपको? कोई अपनी पसंद की वैल्यू है ही नहीं, ना अपने कोई रिलेटिव है ये, तो अपनी पसंद नापसंद का सवाल ही नहीं उठता, हमको एक जैसी वैल्यू चाहिए। भाई y की 7 है, y की एक ही वैल्यू आ रही, तो x की भी एक ही वैल्यू आना चाहिए था। अब ये दोनों जगह से अगर -7/3 आ जाती तो ठीक था, या दोनों जगह से -2/3 आ जाती तब भी ठीक था, लेकिन एक जगह x बता रहा -7/3 और एक जगह x बता रहा -2/3। y की दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब यह है कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो नॉट पॉसिबल है, ये वाला सोल्यूशन नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी, कैपिटल है तो कैपिटल लिख दो, इज करेक्ट। क्या है ऑप्शन बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ऐसा लिखेंगे आप। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे वैल्यू देख ली है कि x की वैल्यू -1/3 तो है ही, ये तो था ही नहीं, ये वाला दिख रहा है आपको y = 7 और x = -2/3। किसी बच्चे की ये वाली वैल्यू आई तो उसने ये लगा दिया तो गलत हो जाएगा उसका आंसर। हमारी बात समझ, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को आपको पूरी तरह से सॉल्व भी करके देखना है, ऐसा नहीं कि फट से आपने यहाँ से एक जगह से कंपेयर करके एक वैल्यू निकाली तो आप इस पर लगा दो। उसमें ऑप्शन ऐसे दिए ही रहते हैं कि आप गलती कर, बहुत सारा बच्चा गलती कर लेता है जल्दी के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में उसका काम का भी, उसने तो वैल्यू निकाल लेगा बेचारा, तो वैल्यू तो आ ही जाएगी, y = 7 भी आ रहा, x = ये भी आ रहा, लेकिन ऐसी सिचुएशन भी कभी आ सकती है कि x की दो वैल्यू अलग अलग आ जाए, तो उस कंडीशन में इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं, मतलब x की वैल्यू नॉट पॉसिबल टू फाइंड। मतलब ये जो इक्वालिटी दी हुई है मैट्रिक्स की, ये प्रॉपर नहीं दी हुई है। मैट्रिक्स की इक्वालिटी के लिए दो चीज जरूरी है, एक तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर सेम था लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अब इक्वल नहीं आ रहे, क्योंकि x की एक वैल्यू अलग आ गई और दूसरी वैल्यू अलग आ गई। दोनों अगर एक जैसी आ जाती, y = 7 y = 7 आया, ऐसी x = भी दोनों वैल्यू आ जाती, तब ये वाला सोल्यूशन आपका करेक्ट होता, या जो ऑप्शन गिवन रहते वो करेक्ट होते। लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी आ जाए तो उसमें ऐसा ऑप्शन करेक्ट हो, याद रखिए आप, इसमें बच्चे गलती कर देते और नंबर चले जाते आगे। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 with each entry 0 or 1 is नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, 3/3 ऑर्डर के कितने मैट्रिसेस पॉसिबल है विथ ईच एंट्री 0 और 1, और उन मैट्रिक्स में हर एक जो एंट्री है वो कैसी है, 0 है या फिर 1 है। एंट्रीज किसको बोलते हैं अपन, एलिमेंट्स को ही एंट्रीज भी बोलते हैं, बताया था मैंने आपको पहले दिन जब मैट्रिक्स चालू हो रहा था। मैट्रिक्स के जो नंबर्स या जो फंक्शंस रहते हैं उसी को उसके एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं और एंट्रीज भी बोल सकते हैं। तो 0 और 1 उसकी एंट्री होना चाहिए। तो ऐसे कितने पॉसिबल मैट्रिसेस है जिनका ऑर्डर 3/3 होगा और उसका हर एक एलिमेंट या तो 0 होगा या 1। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है आपको, 3/3। ऑर्डर मैट्रिसेस इज इक्वल टू 3/3, है ना। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 × 3 9। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3/3 मतलब 9। तो अब आपका मैट्रिक्स क्या बनेगा, एक एलिमेंट यहां रहेगा, एक एलिमेंट यहां रहेगा और एक एलिमेंट यहां रहेगा, 3 रो रहे, 3 कॉलम रहेंगे, एक एलिमेंट यहां रहेगा, एक एलिमेंट यहां रहेगा, एक एलिमेंट यहां रहेगा और एक एलिमेंट यहां रहेगा, एक आपका यहां रहेगा और एक आपका यहां रहेगा। इसको 0 नहीं बोलना, 0 है ही नहीं है, ये तो मैंने सर्कल बनाया ये। अब ये जो एलिमेंट है ये 3/3 का है, इसलिए मैंने 9 सर्कल बना दिया, ठीक है।
अब ये वाला जो एलिमेंट है ये या तो 0 होगा या फिर 1। तो इस एलिमेंट को फिल करने के कितने वेज है अपने पास? 2 वेज। अब 2 वेज कौन कौन से हो गए? या तो आप यहाँ पे 0 रख दो या फिर आप यहाँ पे 1 रख दो। ठीक, ये वाले एलिमेंट, एक एलिमेंट को आप दो तरीके से फिल कर सकते हैं। ऐसे ही आपका ये जो सेकंड एलिमेंट है इसको फिल करने के भी 2 वेज है। या तो 0 रखो या 1 रखो, दोनों में से एक चॉइस। ये वाले एलिमेंट को फिल करने के वेज कितने हो गए? ये भी 2 वेज हो गए। 0 रखो या 1 रखो, दो ही तरीके आपके, या तो आप 0 रखोगे या 1 रखो, क्योंकि एलिमेंट आपको एंट्री जो है वो 0 और 1 की है। ये वाला एलिमेंट, इसके भी 2 वेज है। हर एक एलिमेंट के 2 वेज है। ये वाले एलिमेंट के भी 2 वेज है, इसके भी 2 वेज है और इसके भी 2 वेज। मतलब हर एक एलिमेंट को हम कितने वेज में फिल कर सकते हैं? 2 वेज में फिल कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ वेज टू फिल ईच एलिमेंट इज इक्वल टू, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस कितने हो गए? Therefore टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस इज इक्वल। अब देखो, आप जब इसको सॉल्व करो तो आपको नहीं करना, ये मैंने आपको बता रहा हूं कि ऐसा एक तरीका है इसको सॉल्व करने का भी। अब देखिए, इस एलिमेंट को अपन 2 वेज में फिल कर सकते हैं। बाकी के एलिमेंट के प्लेस पे आप कुछ भी रखते जाओ, 1 0 1 0 ऐसा कुछ भी रखते जाओ तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा, बनेगा एक मैट्रिक्स। फिर ये वाले एलिमेंट पे आप फोकस करो, इसमें 0 रखो या 1 रखो, बाकी के जो एलिमेंट्स उसमें कहीं भी कुछ भी रखते जाओ, एक नया मैट्रिक्स और बन जाएगा। फिर ये वाले एलिमेंट पे फोकस करो, बाकी के प्लेस पे आपको रखना है, 0 रखो 1 उससे कुछ नहीं, आप सिर्फ इस पे फोकस करो। यहाँ पे 0 रखो या 1 रखो तो एक मैट्रिक्स और बन जाएगा। तो एक मैट्रिक्स तो बना अपना कितने वे में? 2 वेज। अब आप याद करो 11th क्लास में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़े होंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर पढ़े। एक इवेंट अगर m वेज में हो रही है और दूसरी इवेंट n वेज में हो रही है तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे उस इवेंट के? m इंटू n। मतलब कहीं पे आप 2 तरीके से जा सकते हैं और 3 तरीके से वापस आ सकते हैं, तो 2 3 जा 6 वेज में आप आना जाना कर सकते हैं, है ना। 11th क्लास का आपने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का चैप्टर आपने पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो देखना आप पीछे पलट के उसको। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये कितने वेज में फिल हो रहा है? 2 वेज में फिल हो रहा है। ये 2 इन 2। ये वाला एलिमेंट कितने वेज में फिल हो रहा है? 2 वेज में, इंटू 2। ये वाला एलिमेंट कितने वेज में फिल हो रहा है? 2 वेज इंटू 2। ये वाला एलिमेंट कितने वेज में फिल हो रहा है? 2 वेज इंटू 2। ये वाला एलिमेंट 2 वेज में, सब 2 2 में हो रहा है, इंटू 2 इंटू 2। कितने बार लिखना है आपको? 9 टाइम लिखना है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। काउंट करो, 9 हुए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले ये वाला एलिमेंट 2 वेज में भर दिया आपने, फिल कर दिए। फिर ये वाला एलिमेंट इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट जो है वो 2 वेज में फिल कर सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 वेज में आप ये पूरे मैट्रिसेस बना सकते हैं। इस 9 वेज में नहीं, मतलब इस वे में एक इवेंट 2 वेज में हो रही, फिर दूसरा एलिमेंट 2 वेज में, 2 2 2 उसका इंटू करते जाते हैं। तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया 2 की पावर 9, 2 रेज़ टू द पावर 9। 2 रेज़ टू द पावर 9 को यदि आप सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 5 बार में होता है, और 16 होता है 4 बार। तो 32 में आप 16 का मल्टीप्लाई करो, 16 2 जा 32 2, और 16 3 जा 48, 48 प्लस 3 करेंगे तो 51, 512। 512 मैट्रिक्स बना सकते हैं आप 3x3 ऑर्डर के, जिसकी हर एक एंट्री 0 और 1। तो इसका विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आया?